नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं गुप्त साम्राज्य के बारे में। सवाल है, ये कौन थे गुप्त साम्राज्य, कहां से आए थे और किस तरीके से व्यवस्थित हो, कहां तक इनका साम्राज्य फैला, और इस पूरे साम्राज्य के अगर व्याख्या को देखा जाए तो यहां पर हमें यह जानना अति आवश्यक है कि इन गुप्ताओं की वजह से समाज को क्या मिला, इस देश को क्या मिला, यहां के लोगों को क्या मिला, कला और संस्कृति को क्या मिला। तो इन सभी सवालों के जवाब को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। भारत में मौर्य साम्राज्य के बारे में आप जान चुके हो अपने पिछले वीडियो में, जहां पर आपको पता लग चुका है कि मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का गौरव प्राप्त कर चुका है। तो मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है तो उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे साम्राज्य आते हैं। सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग, जो आखिरी मौर्य शासक की हत्या कर गद्दी पर बैठे थे, उसके बाद कई सारे साम्राज्य आए और गए, लेकिन इन सबों में सातवाहन और कुषाण का बड़ा नाम है। क्योंकि अगर नॉर्थ का बात करें तो कुषाण सबसे ताकतवर शासक के रूप में उभरे, और अगर दक्षिण का बात करें तो वहां पर सातवाहन सबसे ताकतवर शासक के रूप में उभरे। कुषाण उत्तर भारत को एक सेंट्रलाइज्ड पावर के तले लेके आए, और उस तरीके से सातवाहन साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को। और इन्हीं सबों के बीच में गुप्ताओं का उदय होता है। ये गुप्ता जो कि किसी वक्त कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, उन सामंती व्यवस्था में ये गुप्ता वंश जो है वो काफी दमखम और ताकत बना लिए थे। ये बिहार उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कुषाणों के तले शासन कर रहे थे, और कुषाणों से बहुत कुछ इन गुप्ताओं को सीखने को मिला। इन गुप्ताओं को पता चला घोड़े की काठी के बारे में, लगाम के बारे में, पतलून के बारे में, और बटन वाले कोट के बारे में, जूते के बारे में, जिनकी वजह से इनमें और अधिक फुर्ती आया। ये जो गुप्ता थे ये रथ के बजाय घुड़सवार पर अधिक तवज्जो दिए, क्योंकि ये कुषाण से सीखे थे। कुषाण भारत में जीतते क्यों गए? जिस तरीके से आर्यन जब भारत आए तो वो घोड़े से चलने वाले रथ यानी अश्वचालित रथ को लेके आए थे, जिसकी वजह से कुषाण हर जगह जीतते गए। जब आर्यंस भारत में आए थे तो वो अश्वचालित रथ लेके आए थे, और उसकी वजह से वो जीतते गए। लंबे समय तक ये अश्वचालित रथ का ही इस्तेमाल होते रहा भारत में युद्ध के मैदानों में, लेकिन कुषाण उससे एक एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके आए। केवल घोड़े पर बैठते थे, युद्ध करते थे, घोड़े पर बैठ के तीरंदाजी करते थे, और इन सभी चीजों ने कुषाणों को और अधिक फुर्तीला बनाया और भारत को जीतने में उन्हें काफी योगदान और काफी साथ दिया। इन चीजों को गुप्ता कुषाणों के अधीन रहते हुए सीख रहे थे, और सीखते सीखते वो इस क्षेत्र में माहिर हो गए। जब कुषाण कमजोर होने लगे तो गुप्ता इन्हीं घुड़सवार ताकतों की वजह से उदय होने लगे। मुख्यतः बिहार के भूमि से ये शुरू किए थे, लेकिन धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश तक फैले, और इस पूरे रीजन का, जिसे हम लोग मिड गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, यहां पर का ज्योग्राफिकल कंडीशन गुप्ताओं के काफी फेवर में काम आया। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि, वहां पर मिलना, लौह ऐश का मिलना, इन सभी चीजों से इन्हें काफी फायदा हुआ, और इस फायदे का इस्तेमाल करते हुए गुप्ता आगे की ओर बढ़ते गए। ये तो कुल मिलाकर के बेसिक जानकारी थी गुप्ताओं के बारे में, और अब हम जानेंगे कि गुप्ता जो थे कहां से इमर्ज होते हैं। तो गुप्ताओं में सबसे पहले नाम जो आएगा वो आएगा बिहार का, क्योंकि इसी बिहार के सरजमी से वो इमर्ज होना शुरू हुए जब वो सामंत हुआ करते थे किसानों के। बाद में उत्तर प्रदेश तक फैले और उसे ही अधिक इंपॉर्टेंट बना दिया गया। और इस पूरे गुप्ता वंश का नींव, जैसा कि कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, कि श्रीगुप्त ने रखा था।
जो कि कुषाणों के सामंत थे। फिर उनके पुत्र घटोत्कच आए, वो भी सामंती व्यवस्था में रहे। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं इस वंश के, वो है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, 350 ईस्वी तक बैठे, घटोत्कच के पुत्र माने गए हैं। और ये चंद्रगुप्त प्रथम ही इस गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक घोषित हुए। ये जब 319 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ, तो उसी वक्त ये अपने राज्याभिषेक के वक्त से ही गुप्त संवत जारी करते हैं। जैसे पहले शक संवत जो कि 78 ईस्वी 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, उसी के एवज में ये गुप्त संवत शुरुआत करते हैं और मगध से लेकर इलाहाबाद तक फतेह कर लेते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इनका जो राजनीतिक पहलू देखो, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि कूटनीति पर आधारित था। विवाह प्रसंग पर कुमार देवी से विवाह किए और वैशाली मिलन। कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी, जिससे उनका जो दमखम था वैशाली और लिच्छवी तक पहुंच गया। इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं सिक्कों के माध्यम से। फिर इनके बाद आते हैं इनके बेटे समुद्रगुप्त, जो कि काफी प्रसिद्ध हुए। इन्हें भारत का नेपोलियन भी माना जाता है और ये गलत कहा जाता है। जिस तरह से हम समुद्रगुप्त को नेपोलियन से कंपेयर करते हैं, तो बेहतर होता कि हम नेपोलियन को समुद्रगुप्त से कंपेयर करते और नेपोलियन को बोलते कि वो अपने देश का समुद्रगुप्त है। क्यों हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोले? ये मेरी विचारधारा है। अगर आप इस विचारधारा से सहमत हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। आगे समझते हैं। तो जब समुद्रगुप्त आए तो ये अशोक के बिल्कुल विपरीत थे। अशोक जिस तरीके से अहिंसा के नीति का अनुसरण किए, उसके विपरीत समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में यकीन करते थे और वो हिंसा करते गए, विजय करते गए। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान को अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त ने भारत को दो भागों में पहले को बांटा। आर्यवर्त, जिसे हम नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत कहते हैं, दक्षिणापथ, जिसे हम साउथ इंडिया दक्षिण भारत कहते हैं। वो बोले कि बेहतर हो पहले दक्षिण का अभियान किया जाए, क्योंकि दक्षिण में पैसे बहुत हैं। वहां पर कोई वैसे बड़े लुटेरे नहीं पहुंचे अभी तक नॉर्थ की तरह। तो पहले दक्षिणापथ को जीतेंगे, वहां से पैसा इकट्ठा करेंगे, सेना बड़ा करेंगे, तब जाकर के नॉर्थ पे हमला करेंगे। और किए भी भाई। पहले दक्षिण पथ अभियान को किए और उसके समाप्त होने के बाद आर्यवर्त का द्वितीय विजय किए। यानी पहले भी आर्यवर्त में कुछ इलाकों को जीते थे, बाद में पूरे इलाके को जीते। और इनकी युद्ध नीति के 3 पिलर थे: ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। समुद्रगुप्त क्या करते थे? पहले कहीं पर हमला करते थे, यानी ग्रहण। उसके बाद अगर वो राजा उनसे दया की भीख मांगा और उन्हें लगा कि ये राजा काफी कमजोर है, तो उन्हें मोक्ष दे देते थे, यानी मुक्त कर देते थे। बोलते थे जाओ यहां से अपने राज्य को छोड़कर। और उन्हें अगर वो राजा लगता था कि हाँ वो आगे मेरे काम आ सकता है, तो उनके साथ अनुग्रह कर लेते थे, यानी उनका राज उन्हें वापस लौटा देते थे, इस शर्त पर कि तुम अब गुप्ताओं के झंडों तले शासन करोगे और हमें टैक्स पहुंचाओगे। ये कुछ उनकी नीतियां थी। यहां पर अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त ने भारत को जीतने के लिए पूरे भारत के जीत का जो उनका अभियान है, उस अभियान को इतिहासकार 5 भागों में बांटते हैं। पहले भाग में गंगा यमुना दोआब के शासक को गिना जाता है। दूसरे भाग में हिमालय के राज्यों और उनके शासकों को लिया जाता है। तीसरे में विंध्य क्षेत्र, तो वहीं चौथे में दक्षिण भारत और 5वें समूह में शक और कुषाण के क्षेत्र आते हैं। इनके बारे में एक कहानी कहा जाता है जो कि कतई बिल्कुल ही सत्य है कि जब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे तो श्रीलंका के उस वक्त के शासक मेघवर्मन समुद्रगुप्त से अनुमति प्राप्त किए और अनुमति प्राप्त करके समुद्रगुप्त के मगध के गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाएं, जो आज बौद्ध भिक्षुओं का सबसे बड़ा मठ कहलाता है।
इसके बाद जो दूसरे राजा थे उनका बारी आता और वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में, और इनके बारे में सारी जानकारियां हमें मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से, जिसकी रचना विशाखदत्त ने किया। विशाखदत्त इस किताब के माध्यम से बताते हैं कि समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के 2 संतान हैं। बड़े बेटे का नाम रामगुप्त, छोटे बेटे का नाम चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त जिनकी पत्नी का नाम था ध्रुवा देवी, तो शकों से इनका परस्पर युद्ध चलता था गुप्त वंश वालों का। तो एक बार की घटना है, शक रामगुप्त पर हमला करती है। रामगुप्त वहां पर हार जाते हैं और हार के एवज में शक बोलते हैं कि रामगुप्त मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, बशर्ते तुम अपनी पत्नी ध्रुवा देवी हमें दे दो। रामगुप्त भी सोचे जान बची तो लाखों उपाय, और अपनी पत्नी ध्रुवा देवी शकों को सौंपती है। शक उसके बावजूद विश्वासघात किए, जिस तरह से रामगुप्त अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किए, तो ज्यों का त्यों यहां पर दिखता है। शक रामगुप्त को मार दिए और ध्रुवा देवी को बंदी बना लिए, और ये पूरी बातें पता चलती है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त पहुंच जाते हैं शकों के पास, लेकिन महिला के वेश में। शक सोचता है कि कोई महिला है, और इन दोनों के बीच में होता है युद्ध। इस युद्ध में शक मारे जाते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुवा देवी से विवाह कर लेते हैं। तो ये था देवी चंद्रगुप्तम की कहानी। इसके अलावा चंद्रगुप्त के बारे में और हमें पता चलता है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के बगल में महरौली लौह स्तंभ से। उस लौह स्तंभ में जो अभिलेख लिखा है उसमें चंद्र नामक एक राजा का वर्णन मिलता है, और चंद्र जो नाम से राजा का वर्णन मिला है, कार्बन डेटिंग से यह पता चलता है कि उनका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। वहीं उदयगिरी के गुहा अभिलेख, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन मिलता है। इस तरह से कई ऐसे साक्ष्य हैं जिस पर भी हम लोग आएंगे। यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय के राजनीति या यूं कह लो कूटनीति को समझो। ये बोले कि युद्ध के बजाय वैवाहिक संबंध से प्रचार प्रसार किया जाए अपना। वो खुद कुबेर नागा से विवाह कर लेते हैं और नागवंश से उनका संबंध और वर्चस्व दोनों स्थापित हो जाता है। अपनी बेटी प्रभावती का विवाह करवाते हैं रुद्रसेन द्वितीय, जो वाकटक वंश के थे, तो वहां पर भी ताकत मिल गया। अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह करवाते हैं काकुत शर्मन की पुत्री से, और इन सभी विवाह संबंध की वजह से पाटलिपुत्रा से लेकर के उज्जैनी, इन दोनों को वो अपना राजधानी घोषित कर देते हैं, और इस पूरे इलाके में उनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। यहाँ पर जो ये समुद्रगुप्त थे, इनका शकों से युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। जब उज्जैनी के अंतिम शासक शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को ये पराजित किए, तब जाकर ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करते हैं। देखिए, विक्रमादित्य एक उपाधि है जो भारत में कई राजाओं ने ग्रहण किया। वैसे एक राजा हुआ करते थे, उन्हीं के नाम को कालांतर में लोग उपाधि मान लिए। ऐसा माना जाता है कि भारत में कई सारे विक्रमादित्य हुए, लेकिन उन सभी विक्रमादित्य में सबसे ताकतवर अगर कोई थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो उपाधि धारण किया, इसके अलावा और भी ये उपाधि को धारण करते हैं, जैसे विक्रमांक, परम भागवत, देवगुप्त, देवश्री, देवराज। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके 9 रत्न, जी हां, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, और भारत में पहली बार 9 रत्न का जो कॉन्सेप्ट है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही लेके आए। इनके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घट प्रकर, वरामिहिर और वरुचि जैसे महानतम लोग रहा करते थे। ये धन्वंतरी वही हैं जिनके लिए धनतेरस की पूजा की जाती है, लेकिन कई लोग उसे दिवाली से जोड़ते हैं, लेकिन धन्वंतरी का पूजा एक्चुअली धनतेरस में किया जाता है। और ये इनके बारे में कहा जाता है, धन्वंतरी के बारे में, कि ये समुद्र मंथन से निकले थे और धरती में मेडिसिन, हेल्थ, स्वास्थ्य, चिकित्सा ये सभी लेके आए। इनके 9 रत्नों में से एक थे वेताल भट्ट। कई लोगों का मानना है कि यही वेताल भट्ट और यही विक्रमादित्य पर वो विक्रम वेताल वाला एपिसोड आया करता था।
हो सकता है। इतिहास बहुत रहस्यमय है और गुप्त काल तो मुझे काफी रहस्यमय प्रतीत होता है। तो जब चंद्रगुप्त का मृत्यु होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो उनके बेटे कुमारगुप्त गद्दी पर बैठते हैं, जिन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। ये महेंद्रादित्य कुछ समय तक रूल की और इन्हीं के टाइम पीरियड में, यानी कि महेंद्रादित्य जो थे वही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाते हैं, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। मतलब बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का युद्ध हूनों से होता है और हूनों के आक्रमण में ये हूनों को हरा देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद कोई बड़े प्रतापी शासक इस गुप्त साम्राज्य में हुए नहीं और अंततः ये गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है। सवाल है क्यों समाप्त हुआ? ये गुप्त साम्राज्य उसी कारण की वजह से समाप्त हुआ जिस कारण से इसका उदय हुआ था, और वो है सामंतवादी व्यवस्था। जिस तरह से गुप्त कुषाणों के सामंत थे, उस तरह से गुप्त भी कई सारे सामंतों को बसाए हुए थे और कालांतर में वो सामंत अधिक ताकतवर होते गए और गुप्त कमजोर होते गए और अंततः वो सामंत इन्हें उखाड़ फेंके और खुद शासक बन बैठे। तो इस तरीके से गुप्त साम्राज्य की कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो काफी बेहतर लगा होगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल हो, कुछ भी आपका फीडबैक हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं देखता हूं कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उस तरीके से आपका व्यूज यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो कृपया कर आप सबों से अनुग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, मोटिवेशन मिल सके और हम इसे और आगे फॉरवर्ड कैरी ऑन कर सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।